नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तालिबान के प्रति बदलते रवैये के बारे में। 2 हफ्ते पहले तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा जमाए जाने के बाद जो स्टेटमेंट जारी किया गया था उसमें तालिबान को अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ मेंशन किया गया, लेकिन अभी जो रिसेंट स्टेटमेंट जारी किया है यूएनएससी ने, उसमें तालिबान को आतंकवाद के साथ सेम लाइन में नहीं रखा गया है। इनफैक्ट तालिबान शब्द वहां से हटा दिया है। तो ये क्यों एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इसमें भारत का क्या रोल है वो मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में। अगर अनअकैडमी ऐप पर आप मेरे स्पेशल क्लासेस या प्लस कोर्स की क्लास के अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस आईडी पर मुझे वहां फॉलो कीजिए। 30 और 31 अगस्त को 2 स्पेशल क्लासेस हैं। कल शाम 7 बजे ट्रेड यूनियन एंड वर्कर्स मूवमेंट को हम पढ़ेंगे और 31 अगस्त को मैंने एक डाउट सेशन रखा है। तो अगर आपको मेरे करंट अफेयर्स या हिस्ट्री की किसी भी क्लास में कोई भी डाउट है तो आप इस सेशन में आकर उसे सॉल्व कर सकते हैं। 7 बजे शाम को दोनों ही क्लासेस के लिंक्स आपको टेलीग्राम चैनल में और नीचे पिन कॉमेंट में मिल जाएंगे। 28 अगस्त को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने काबुल के एयरपोर्ट वाले हमले से संबंधित एक स्टेटमेंट जारी किया था, जहां पर तालिबान को आतंकवादियों के साथ जोड़कर नहीं रखा गया है। इस स्टेटमेंट में बहुत डिफरेंस देखा गया है 16 अगस्त वाले स्टेटमेंट के कंपैरिजन में। तो ये एक ड्रास्टिक शिफ्ट देखा जा रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से तालिबान से शायद बातचीत करने के लिए या तालिबान को नाराज ना करने के लिए। इसके कई मायने हो सकते हैं, उन सबको हम यहां पर अभी डिस्कस करेंगे। अब यहां पर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम यूएन को इस महीने अगस्त 2021 में चेयर कर रहे हैं। वी आर प्रिजाइडिंग ओवर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। आपको पता होगा कि यूएनएससी में 15 मेंबर होते हैं, जिनमें से 5 तो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं वीटो पावर वाले। उसके अलावा 10 और देश होते हैं जो रोटेशन के बेसिस पर आते हैं। तो एशिया पैसिफिक से भारत और वियतनाम, ये 2 देश इस वक्त यूएनएससी के मेंबर हैं। याद रखना वियतनाम का नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है और इन देशों में प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है। तो अगस्त 2021 का महीना जो काफी क्रूशियल मंथ साबित हुआ है तालिबान अफगानिस्तान सिचुएशन को लेकर, इस महीने भारत यूएनएससी का चेयरमैन है और जो भी स्टेटमेंट होते हैं उस पर प्रेसिडेंट का साइन होता है। तो जिस स्टेटमेंट में तालिबान को आतंकवाद से जोड़कर नहीं रखा गया है उस पर भारत ने ऑफिशियली साइन करके उसे रिलीज किया है। अब ये एक सिग्नल माना जा रहा है, एक संकेत माना जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कि यूएनएससी तालिबान को अब एक विश्व के पटल पर आतंकवादी के रूप में नहीं बल्कि शायद एक सरकार के रूप में देखना शुरू कर देगा। हालांकि ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन दिस कुड बी द फर्स्ट स्टेप। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा आपको पॉइंट बताना चाहता हूं। आप देखिए दुनिया कितनी जल्दी बदल जाती है। इस साल की शुरुआत में अफगानिस्तान कोशिश कर रहा था यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के पद के लिए और यूएन में इस इलेक्शन के लिए अफगानिस्तान ने अपना कैंडिडेट भी अनाउंस कर दिया था। भारत से पूरी उम्मीद करी जा रही थी कि भारत अफगानिस्तान के कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा, लेकिन हमने मालदीव्स के कैंडिडेट को सपोर्ट किया और देखिए जो सरकार ये कैंडिडेट को आगे कर रही थी वो सरकार ही आज मौजूद नहीं है। सो एक तरह से इंडिया का जो दाम है वो बिल्कुल सही पड़ा। तो ये एक छोटा सा साइड नोट है। अगर आप यूएनजीए के इलेक्शंस के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस लेक्चर को देख लीजिए। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया था ये क्या है, देखिए 16 अगस्त को जब तालिबान ने काबुल पर और अफगानिस्तान देश पर अपना कब्जा जमा लिया था तो उस दिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक स्टेटमेंट जारी किया था। भारत की तरफ से टीएस तिरुमूर्ति जो हैं वो यूएनएससी में रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस वक्त भारत को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्होंने ही ये स्टेटमेंट जारी करवाया था। इसमें ये पैराग्राफ था जो काफी इंपॉर्टेंट है। द मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल रीअफर्म्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्बैटिंग टेररिज्म इन अफगानिस्तान टू इंश्योर द टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान शुड नॉट बी यूज्ड टू थ्रेटन और अटैक एनी कंट्री एंड दैट नाइदर द तालिबान नॉर एनी अदर अफगान ग्रुप और इंडिविजुअल शुड सपोर्ट टेररिस्ट ऑपरेटिंग ऑन द टेरिटरी ऑफ एनी अदर कंट्री। यहां पर ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है, दैट नाइदर द तालिबान नॉर एनी अदर अफगान ग्रुप और इंडिविजुअल शुड सपोर्ट टेररिस्ट। तो यहां तालिबान का नाम लेकर यह कहा गया है कि तालिबान को आतंकवादियों का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान या किसी दूसरे देश में एक्टिव हो। तो बेसिकली तालिबान को एक तरह से चेतावनी ही थी कि आप आतंकवादियों को सपोर्ट मत करना। लेकिन उसके बाद आया 26 अगस्त का दिन। काबुल एयरपोर्ट पर सुसाइड बॉम्बिंग हुई जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें 12 यूएस ट्रूप्स हैं। नंबर इनका शायद बढ़ भी गया है, कई रिपोर्ट 16 कह रही हैं। 28 तालिबान के जो फाइटर्स हैं वो भी मारे गए हैं इसमें। और ये हमला किसने किया है? आईसिस के ने। ये हमला आईसिस ने क्यों किया है और इन दोनों के बीच में क्या राइवलरी है वो मैंने इस लेक्चर में कवर करी है। प्लीज गिव दिस लेक्चर अ वॉच, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आईसिस खुरासान जो है ये ना केवल तालिबान बल्कि यूएस और चाइना जैसे देशों को भी एक थ्रेट है, उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। तो ऐसे में आईसिस से निपटने के लिए अमेरिका और तालिबान एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस साझा कर रहे हैं और अमेरिका तालिबान के साथ मिलकर हमले भी कर रहा है। जैसे कि आज ही एक ड्रोन स्ट्राइक करी गई है जिसमें इस काबुल बॉम्बिंग के मास्टरमाइंड को मार गिराया है। ऐसा अमेरिका ने दावा किया है कि इन्होंने इस ड्रोन स्ट्राइक में
आइसिस के एक इंपॉर्टेंट आतंकवादी को मार दिया। अब ये बहुत ही हैरानी भरा है कि तालिबान ऑन ग्राउंड अफगानिस्तान को कंट्रोल करता है और आज भी यूएसए वहां ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है। सो दिस विल बी अ वेरी बैड पीआर फॉर द पीपल ऑफ तालिबान। वो अपने लोगों को जाकर क्या बोलेंगे कि हाँ, हमने ये अमेरिका के साथ मिलकर ड्रोन स्ट्राइक कराई है। लेकिन तालिबान आइसिस से इतनी नफरत करता है कि वो अपने पुराने दुश्मन अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को तैयार है आइसिस को हराने के लिए। अब ये जो नया स्टेटमेंट है, इसमें क्या कही गई है बात देखिए। 27 अगस्त को ये स्टेटमेंट जारी किया था काबुल एयरपोर्ट बॉम्बिंग के बाद। इसके एक पैराग्राफ में सेम वही बात लिखी गई है जो 16 अगस्त को लिखी गई थी, लेकिन यहां पर तालिबान का जिक्र हटा दिया है। तो यहां पर जहां तालिबान था, देख लो आप स्टेटमेंट में, आप यहां देख सकते हो कि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट के स्क्रीनशॉट्स हैं। नाइदर द तालिबान नॉर एनी अदर अफगान ग्रुप है, तो यहां पे तालिबान का जिक्र हट गया है। नो अफगान ग्रुप और इंडिविजुअल, बस ये बात लिखी गई है। तो यहां पर तालिबान एडेड था। इस एक ही लाइन में आतंकवादियों को सपोर्ट करने के बारे में चेतावनी जारी करी गई थी। यहां से अब तालिबान का जिक्र हटा दिया गया है। तो ये 27 अगस्त वाला जो स्टेटमेंट है, ये 27 अगस्त वहाँ न्यूयॉर्क में होता है, तो भारत के अंदर 28 अगस्त हो जाती है। इसीलिए हमारी न्यूज़ साइकिल यहाँ 24 घंटे पीछे चलती है। क्योंकि भारत यूएनएससी को चेयर कर रहा है इस महीने, तो इस स्टेटमेंट पर भारत के भी सिग्नेचर हैं। तो बिना भारत की रजामंदी के ये स्टेटमेंट जारी नहीं हो सकता। तो अब भारत के अफसरों से जब ये बात पूछी गई, डिप्लोमेट से, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस वाले पूछ रहे हैं, रिपोर्टर्स, कि आपने ऐसा क्यों किया, तो ऑफ द रिकॉर्ड यही बात सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स में कि जो चेंजिंग ग्राउंड रियलिटी है, अफगानिस्तान में दिन ब दिन बदलते हालात हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। और तालिबान अभी तक काफ़ी रिस्पॉन्सिबली काम कर रहा है, ऐसा अमेरिका को और दुनिया के कई देशों को लगता है। क्योंकि तालिबान पिछले 2 हफ्ते से, 16 अगस्त से, जब से अमेरिका और अन्य देश इवैक्यूएशन फ्लाइट्स चला रहे हैं, वो उनके साथ कोऑपरेट कर रहा है। तालिबान ने एयरपोर्ट के बाहर जो अपने फाइटर्स तैनात कर रखे हैं, वो किसी को भी अभी तक तो रोक नहीं रहे हैं। आज ऐसी न्यूज़ आनी शुरू हुई है कि अब तालिबान के फाइटर्स काबुल एयरपोर्ट की तरफ जाते लोगों को रोक रहे हैं। शायद वो 31 अगस्त की डेडलाइन आने वाली है, तो इसीलिए लोगों को रोकना स्टार्ट कर दिया है। बट जो 31 अगस्त की डेडलाइन डिसाइड करी गई थी, तब तक तालिबान ने कहीं पर भी यूएस को रोका नहीं है कि तुम लोगों को बाहर यहाँ से क्यों निकाल रहे हो। इस तरह की कोई बात नहीं है। तो शायद अफगानिस्तान अपने आप को यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के रूप में दिखाना चाहता है, ना कि एक आतंकवादी संगठन के रूप में। तो इसीलिए वो अच्छे से कोऑपरेट कर रहा है। जो भी हो, ग्राउंड रियलिटी ये है कि तालिबान के कोऑपरेशन के बिना ये इवैक्यूएशन फ्लाइट्स नहीं हो सकती थी। एंड डेफिनेटली तालिबान इसमें कोऑपरेट तो कर रहा है। जैसे कि अमेरिका अभी तक 1 लाख लोगों को वहां से बाहर निकाल चुका है। तो ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है। भारत की एम्बेसी से भी बहुत सारे लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया। इनफैक्ट इंडिया हैज इवैक्यूएटेड मोर देन 500 पीपल फ्रॉम काबुल एज ऑफ 29 अगस्त। और इसमें कई दूसरे देश के लोग भी शामिल हैं और अफगानिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख नागरिक भी शामिल हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात तो सभी मान रहे हैं कि तालिबान की मदद के बिना ये इवैक्यूएशंस पॉसिबल नहीं थे। तालिबान चाहता तो सबको रोक सकता था, बट उन्होंने ऐसा 15 दिन तक तो अभी कुछ किया नहीं है। लेकिन फिर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ने ऑफिशियली तालिबान के साथ कोई बातचीत नहीं करी है। अगर कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई है, उसके बारे में ज़रूर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स थी, बट नथिंग इज कॉन्क्रीट। कोई ऑफिशियल इसके बारे में जानकारी हमें मालूम नहीं है। तो हम यही मानकर चलेंगे कि भारत ने तालिबान से कोई बातचीत नहीं करी है। और वही सेम स्थिति यूएनएससी के दूसरे मेंबर्स के साथ है। किसी ने भी ना तो तालिबान को रिकग्नाइज किया है एज अ गवर्नमेंट, या फिर किसी ने उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए हैं। केवल एक चाइना ऐसा देश है जिन्होंने तालिबान के ऑफिशियल्स के साथ हाईएस्ट लेवल पर डिस्कशंस किए हैं या फिर मुलाकात करी है। तो अब इस लेटेस्ट स्टेटमेंट में जब तालिबान और आतंकवाद को एक लाइन में शामिल नहीं किया गया है, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये एक शुरुआत है जिसमें यूएनएससी के जो मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, वो शायद तालिबान से बात करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन कई देश इस इंतजार में भी हैं कि सपोर्ट किसे करना है, क्योंकि अभी भी पंजशीर घाटी में अहमद शाह मसूद वाला जो फैक्शन है वो अभी लड़ाई लड़ रहा है। और हो सकता है कि अगर वो हावी हो जाए तो कई देश उस फैक्शन को सपोर्ट करेंगे। तो हो सकता है अफगानिस्तान में कई दशकों तक या कई सालों तक फिर से गृह युद्ध की स्थिति हो जाए, जैसा कि 1990 के दशक में हुआ था। बाय द वे, अगर आप चाहते हो कि मैं 1990s के अफगानिस्तान की कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को कवर करूं तो कमेंट में बता देना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आउट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप जानना चाहते हो कि सोवियट्स के वहां से बाहर निकलने के बाद क्या हुआ था, तो वो मैं आपको बता दूंगा। सोवियत के जाने के और तालिबान की सरकार बनने के बीच में भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग घटनाएं वहां पर घटित हुई थी 1990 के दशक में। अब या तो तालिबान पंजशीर वैली को जल्दी से जल्दी अपने कंट्रोल में ले लेगा, या फिर पंजशीर वैली से जो उठता हुआ रेजिस्टेंस है वो अफगानिस्तान को एक लंबे गृह युद्ध की तरफ भी धकेल सकता है। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। तो जो भी अपडेट होगी आपको पाथफाइंडर पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ये अपडेट्स नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहें, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि वीडियो अच्छा है और वो दूसरे लोगों को सजेस्ट करता है उसे। और अगर आपको कुछ कहना है लेक्चर के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो नीचे आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय रखें, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बस भाषा की मर्यादा बनाए रखें।
अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो देश के बेस्ट टीचर्स से आप अनअकैडमी ऐप पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती हैं जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इनका कोई चार्ज नहीं है। आपसे अगर एक कोड मांगा जाए तो यू कैन जस्ट यूज़ द कोड महिपाल टू अनलॉक ऑल द फ्री कॉन्टेंट। अगर आप एक प्रॉपर तरीके से गाइडेड तरीके से शेड्यूल के साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आइकॉनिक या प्लस में से कोई एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल होगी। जो भी कोर्स लेते हैं उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शनल की क्लासेस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन ऑप्शनल और जीएस का जो कंबाइंड कोर्स है उसमें अभी बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको प्रिंटेड नोट्स, एक्सटेंडेड वैलिडिटी, साथ में ईएमआई ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा और 2 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान भी अभी हमने अवेलेबल करवा रखा है। तो अगर आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका कॉस्ट आपको 50,000 रुपीज़ से भी कम होगा। प्राइसेस जल्द ही बढ़ने वाली हैं, तो जल्द से जल्द इस कोर्स का फ़ायदा उठाइए। और 10% डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आप ये कोड यूज़ करते हैं। अगर ये कोड नहीं लगाएंगे तो 55,000 प्राइस होगा। डोंट पे द एक्स्ट्रा मनी, ऑलवेज रिमेंबर टू यूज़ द कोड। यहाँ पर इस पूरे कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के साथ टेस्ट सीरीज़ भी फ्री है, जिसमें ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ और मेंस की जीएस की टेस्ट सीरीज़ भी शामिल है। और ये सब कुछ आपको 50,000 में मिल जाएगा। प्रीलिम्स 2021 की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है तो 60 डे सब्सक्रिप्शन को अवेल करके आप उस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, उसे मजबूत कर सकते हैं। रिवीजन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, एमसीक्यू कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि 1 सितंबर से मिशन AIR-1 360 डिग्री कवरेज वाला बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें एमसीक्यूज कवर करवाए जाएंगे। 6 सितंबर से इसमें मेरी भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। मैं आपको गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज़ के एमसीक्यूज को पढ़ाऊंगा, तो इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। लिंक नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 3 फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं, डू यूज़ देम, गेट ए बेटर स्कोर इन प्रीलिम्स। और कॉम्बैट में हिस्सा लोगे अगर रविवार को 11 बजे और अच्छी रैंक लाओगे तो आपको अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।